अमेरिका और ईरान, इनके ताल्लुकात को ना अक्सर एक ऐसे ढांच से तशबीह दी जाती है जो हमेशा किसी लड़ाई के किनारे पर हो रहा हो। लेकिन सोचें, क्या होता है जब ये डांस एक खुली जंग में बदल जाए। आज हम ऐसे ही 4 खास मौक़ों पर नज़र डालेंगे जब ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका को इश्तियाल दिलाया, बल्कि एक आलमी सुपर पावर को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि ईरान जैसी एक इलाकाई ताकत अमेरिका जैसी आलमी सुपर पावर को आखिर सीधा चैलेंज कर कैसे सकती है। इसका जवाब देखें, किसी एक वाकये में नहीं है, बल्कि ये सोचे समझे मुकाबलों की एक पूरी सीरीज है जिन्हें हम अब एक एक करके देखेंगे। आइए सबसे पहले वाक़े की तरफ चलते हैं। ये हालिया तारीख का सबसे नया और शायद सबसे हिम्मत वाला कदम था। जरा सोचे तो सही, एक मुल्क अपने सबसे बड़े जनरल के कत्ल का बदला लेने के लिए सीधा एक अमेरिकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग देता है। जी हां, 2020 में बिल्कुल यही हुआ। तो कहानी शुरू होती है 3 जनवरी 2020 को। एक अमेरिकी ड्रोन हमला होता है और उसमें कासिम सुलेमानी मारे जाते हैं। ये ईरान के सुप्रीम लीडर के बहुत करीब और एक बहुत ही अहम शख्सियत थे। उसके ठीक 6 दिन बाद ईरान ने जवाब दिया, और ये कोई छुप छुपा कर किया गया हमला नहीं था। नहीं, वो चाहते थे कि पूरी दुनिया इसे देखे। और ये कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था, कोई तुक्केबाजी नहीं थी। ईरान ने दर्जनों फातेह और क़याम बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए और उन्होंने फ्यूल डिपोज, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स जैसे अहम टारगेट्स को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया। और सबसे हैरानकुन बात क्या थी? यही कि इत्तलात के मुताबिक एक भी मिसाइल अपने निशाने से नहीं हटा। ये ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक बहुत सोचा समझा शोकेस था। हमले के फौरन बाद क्या हुआ? सदर ट्रंप ने ट्वीट किया, ऑल इज वेल, यानी सब ठीक है। वो सूरत हाल को हल्का दिखाना चाहते थे, लेकिन जमीन पर जो हकीकत थी ना, वो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। बाद में पेंटागन को मानना पड़ा कि 100 से ज्यादा अमरीकी फौजियों को धमाकों से दिमागी चोटें आईं, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज कहते हैं। तो जो सरकारी बयान था और जो असल नुकसान था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प था ईरान का अपना रद्द-ए-अमल। उन्होंने ना सिर्फ खुलेआम जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि एक ठंडा सा पैगाम भी दिया कि ये तो सिर्फ एक वार्निंग थी। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो फौजियों के बैरकों को भी निशाना बना सकते थे। यानी पैगाम बिल्कुल साफ था, हम जब चाहें जहां चाहें तुम तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं सिर्फ 1 साल पीछे, 2019 में। यहां एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का हाईटेक मुकाबला देखने को मिला। इस बार मैदान जंग जमीन नहीं थी, बल्कि खलीज फारिस के ऊपर आसमान था। और इस वाक़े ने ईरान की फौजी सलाहियतों का एक बिल्कुल नया रुख दुनिया को दिखाया। 60,000 फुट, जी 60,000 फीट, ये वो ऊंचाई थी जिस पर अमेरिका का RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन उड़ रहा था। ये कोई आम ड्रोन नहीं था, करोड़ों डॉलर का जासूस ड्रोन था। और इतनी बुलंदी पर यह माना जाता था कि यह तकरीबन महफूज है, ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से बाहर। लेकिन ईरान ने यह सोच गलत साबित कर दी। यहां आकर दोनों मुल्कों की कहानियां अलग अलग हो जाती हैं। ईरान ने कहा कि ड्रोन हमारी समंदरी हुदूद में 15 किलोमीटर अंदर आ चुका था। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना था कि नहीं, ड्रोन तो बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई हुदूद में था। अब सच्चाई जो भी हो, ईरान ने इसी बात को वजह बनाकर अपना खुद बनाया हुआ सूम खुर्दाद मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया और अमेरिका के सबसे जदीद जासूसी ड्रोन्स में से एक को मार गिराया। चलें अब वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल था 1987 और ईरान इराक जंग अपने उरूज पर थी। उस वक्त खलीज फार्स का समुंदर एक जंग का मैदान बना हुआ था, जहां तेल के टैंकर्स पर हमले आम थे। इससे पूरी दुनिया में तेल का बहरान पैदा होने का खतरा था, और बस यहीं से अमेरिका इस मामले में सीधा सीधा शामिल हो गया। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए ना रीफ्लैगिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हो ये रहा था कि ईरान कुवैत के तेल के टैंकर्स को निशाना बना रहा था। तो इससे बचने के लिए कुवैत ने क्या किया? उन्होंने अपने कई टैंकर्स से कुवैती झंडा उतारकर अमेरिका का झंडा लगा दिया। इसका सीधा मतलब ये था कि अब इन जहाज़ों पर हमला अमेरिका पर हमला समझा जाएगा। और कुछ वक्त तक ये रीफ्लैगिंग वाली तरकीब काम भी करती रही, लेकिन फिर आई 16 अक्टूबर 1987 की तारीख, जब ईरान ने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी। उन्होंने चीन के बने हुए सिल्क वॉर्म मिसाइल से एक रीफ्लैग टैंकर MVC आयल सिटी पर हमला कर दिया। ये पहला मौका था जब ईरान ने अमेरिकी झंडे वाले किसी जहाज पर सीधा हमला किया था। इस हमले के नताइज बहुत संगीन थे। हमले के 18 लोग जख्मी हुए और जहाज़ का जो अमरीकी कप्तान था, वो इस हमले में हमेशा के लिए अपनी बेनाई खो बैठा। अमेरिका का जवाब बहुत तेज़ था। सिर्फ 3 दिन बाद अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के 2 ऑयल प्लेटफॉर्म्स को तबाह कर दिया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे थे।
और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी तारीखी वाक़े पर। ये वाक़या इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक बहुत सस्ता सादा सा हथियार एक इंतहाई जदीद और महंगे अमरीकी जंगी जहाज़ को नाकारा कर सकता है। देखें, ईरान ने क्या किया कि खलीज फारस में समुद्री माइंस यानी बारूदी सुरंगों का एक जाल बिछा दिया। और ये माइंस बड़ी चालाकी से डिज़ाइन की गई थीं। इन्हें जंजीरों के साथ इस तरह पानी में डाला जाता कि वो सतह से कुछ मीटर नीचे तैरती रहें। इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ बड़े जहाज़ों जैसे जंगी जहाज़ या ऑयल टैंकर्स के गुजरने पर ही धमाका करती थीं। और यहीं पर इस हिकमत अमली का हैरान कर देने वाला असर सामने आता है। 14 अप्रैल 1988 को अमरीकी नेवी का एक जहाज़ USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स ऐसी ही एक बारूदी सुरंग से टकरा गया। अब जरा ये फ़र्क देखें, एक हथियार जिसकी कीमत शायद $500 हो, उसने $90 मिलियन के जंगी जहाज़ को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो डूबने वाला था। इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी गैर मुतनासिब जंग, जहां एक कमज़ोर फरीक एक सस्ते और सादा तरीके से अपने ताकतवर दुश्मन की कमज़ोरी को निशाना बनाता है। तो इन चारों वाक़यात को अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? यही कि ये कोई अलग अलग रैंडम वाक़यात नहीं है, बल्कि ये ईरान की तरफ से अमेरिका को चैलेंज करने की एक मुसलसल, एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या है? ये सिर्फ एक्शन रिएक्शन का खेल नहीं है, ये एक मुस्तकिल स्ट्रेटजी है। ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है, चाहे वो बिल्कुल निशाने पर लगने वाले मिसाइल हों, या हैरान कर देने वाला एयर डिफेंस सिस्टम, या फिर वो सादा सी समुद्री माइंस। मकसद एक ही होता है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी की बढ़तरी को कमज़ोर करना, और फिर खुलेआम जिम्मेदारी कबूल करके वो हर हमले को एक सियासी पैगाम बना देते हैं जो मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह ताकत का मुजाहरा करता है। ये कई दहाइयों से चला रहा एक पैटर्न है जो ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि अमेरिकी ताकत की भी अपनी हदें हैं। ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर इन 40 सालों की तारीख से कुछ सीखा जा सकता है तो वो ये है कि ईरान सोचे समझे रिस्क लेने और एक सुपर पावर से सीधा टकराने से नहीं डरता। तो आने वाले वक्त के लिए सवाल ये नहीं है कि क्या कोई और टकराव होगा, बल्कि सवाल ये है कि इसकी शक्ल कैसी होगी, और क्या ये दोनों मुल्क पैगाम भेजने और खुली जंग के बीच की उस बारीक लाइन पर चलते रह पाएंगे